तो डियर स्टूडेंट्स, आज का यह जो हमारा टॉपिक है वह है सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन, जो कि आपके कक्षा 10वीं विज्ञान जैविक प्रक्रियाएं, प्रजनन, वृद्धि एवं परिवर्धन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके अंतर्गत आपको ये पढ़ना है कि जैसे अगर आपके शरीर में कहीं पे चोट लग जाती है, कहीं पे घाव हो जाता है, तो वह घाव भर कैसे जाता है। अगर आपका हाथ आप जब पैदा हुए थे तो छोटा छोटा था और वह हाथ आज बड़ा कैसे हो गया, और जब भ्रूण में बच्चा पलता है तो उस भ्रूण में कैसे लड़का बनता है और उस भ्रूण में कैसे लड़की बनती है, इन सारे बातों का अध्ययन आज के इस वीडियो में आप करने वाले हैं, जो कि वीडियो एकदम सहज सरल और बिल्कुल आपकी भाषा में समझाया जाएगा। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहली चीज, इस टॉपिक की शुरुआत करने से पहले आपको ये प्रश्न आपके दिमाग में होना चाहिए कि आखिर कोशिका विभाजन क्या है और यह कोशिका विभाजन कैसे होता है। तो अगर हम सेल डिवीजन की बात करें, कोशिका विभाजन की बात करें, तो एग्जाम्पल के लिए देखिए कि जब हम पैदा हुए थे, यानी कि पैदा होने के टाइम में हमारा जो हाथ था इत्तू सा था, लेकिन आज हमारा हाथ इतना हो गया। हमारा पैर क्या था, इत्तू सा था, लेकिन आज हमारा पैर कितना हो गया, इतना हो गया। यानी कहने का मतलब कि हमारे शरीर के सभी अंगों में धीरे धीरे क्या देखने को मिला, हमें बदलाव दिखने को मिला। हमारे शरीर में क्या देखने को मिला, ग्रोथ देखने को मिला, वृद्धि देखने को मिला, डेवलपमेंट देखने को मिला। यानी कि हमारे शरीर के अंदर क्या देखने को मिला, परिवर्धन देखने को मिला। अब यह परिवर्धन कैसे हुआ? अगर हमारे शरीर में कोई टूट फूट हो जा रही है, कोई अगर कट जा रहा है, कोई अंग टूट जा रहा है, तो वह फिर से पहले के जैसे कैसे हो जा रहा है? इन सारी चीजों का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन आइए समझते हैं क्या होता है। देखिए, सेल डिवीजन जो होता है हर 24 घंटे में निरंतर होने वाली एक प्रक्रिया है। और आप जैसा कि जानते हैं कि हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं किससे मिलकर के बने हैं, कोशिकाओं से मिलकर के बने हैं। किससे मिलकर के बने हैं? कोशिकाओं से मिलकर के बने हैं। अब जैसे देखिए, यह हमारा अगर हाथ है तो इस हाथ के अंदर यहां पर बहुत सारी कोशिकाएं हैं। जब हमारा हाथ इतना सा था तो उसमें कम कोशिकाएं थी, लेकिन निरंतर उसमें क्या होता गया, कोशिका विभाजन होता गया, जिससे कोशिकाएं क्या होती गई, बढ़ती गई, और उसी से हमारा हाथ क्या होता गया, बढ़ता गया। यानी कि हमारा प्रत्येक अंग क्या होता गया, बढ़ता गया। अब देखिए, आइए समझते हैं कोशिका विभाजन। तो देखिए, यह मान लेते हैं एक क्या है, कोशिका है। विभाजन का मतलब होता है टूटना। विभाजन का मतलब क्या होता है, टूटना। तो ऐसा नहीं है कि यह एक कोशिका है, इसका विभाजन हो गया, यह दो टुकड़ों में अगर टूट गई तो दोनों टुकड़ा इसका वेस्ट हो गया, ऐसा इसके अंदर नहीं होता है। अगर जैसे यह आपकी अगर कोशिका है, इस कोशिका को अगर हमने क्या किया, तोड़ दिया, इसको दो भागों में बांट दिया, तो इससे दो कोशिका हमारी बन गई। जैसे इस कोशिका के टूटने के पश्चात यह दो भागों में बटी, तो यह कोशिका जो कार्य कर रही है, यह कोशिका जो कार्य कर सकती है, इस कोशिका के कार्य को पहला टुकड़ा भी करे और इस कोशिका के कार्य को दूसरा टुकड़ा भी करे। यानी कहने का मतलब यह है कि इस कोशिका के अगर दो टुकड़े हुए तो इसके जितने कार्य हैं, इस कोशिका के जितने कार्य हैं, यह कोशिका जो जो कर सकती है वह पहला टुकड़ा भी कर सकता है, और यह कोशिका जो जो कर सकती है वह कार्य इसका दूसरा टुकड़ा भी कर सकता है। यानी इस एक कोशिका के टूटने के पश्चात कितनी कोशिका बन गई, दो कोशिका बन गई, जो कि हष्ट पुष्ट और सही सलामत बिल्कुल कार्य कर रही है। तो कोशिका विभाजन में यही होता है कि कोशिका का विभाजन हो जाता है, जिसके पश्चात क्या बन जाती है, एक से दो कोशिकाएं बन जाती है। ठीक उसी प्रकार जैसे हाथ में हमारी मान लेते हैं कि सबसे पहले एक कोशिका बनी हाथ में, क्या हमारे पूरे शरीर में अगर एक कोशिका बनी, फिर से उससे कितनी बन गई, दो से फिर कितनी बन गई, चार से कितनी बन गई, आठ से कितनी बन गई, 16। इस प्रकार से अगर बनती गई कोशिकाएं बढ़ती चली गई, तो इसी तरह से हमारे शरीर में धीरे धीरे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखने को मिलता चला गया। तो ये हमारे होता है कोशिका विभाजन के कार्य, कोशिका विभाजन का कार्य। और देखिए, जैसे हमारे शरीर में कहीं पे घाव लगा, कहीं पे चोट लगी, तो वह घाव धीरे धीरे करके क्या करता है, भर जाता है और अपनी पूर्वा अवस्था में आ जाता है। तो वहां पे भी क्या होता है, आपकी कोशिका का विभाजन होता है। कोशिका विभाजन होकर के कोशिका की
संख्या क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। जब हमें यहाँ पे चोट लगती है तो यहाँ की कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, मर जाती हैं, और यहाँ पे कोशिकाएं मर जाती हैं तो वह क्या हो जाता है, घाव के रूप में हो जाता है, काला पड़ जाता है कहीं पे चोट लगती है तो। लेकिन धीरे धीरे करके वह सही होता है। क्यों? क्योंकि उसके आसपास की जो भी सारी कोशिकाएं हैं उनके अंदर क्या होने लगता है, विभाजन होने लगता है, और वह विभाजन होते 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 जितनी कोशिकाओं की कमी हुई है उस कोशिकाओं की क्षतिपूर्ति कंप्लीट हो जाती है। अब देखिए, जो आपका सेल डिवीजन है, कोशिका विभाजन है, वह 3 प्रकार से होता है। नंबर 1 आपका है असूत्री विभाजन। नंबर 1 क्या है? असूत्री विभाजन। नंबर 2 आपका है समसूत्री विभाजन। नंबर 2 आपका है समसूत्री विभाजन, और नंबर 3 आपका है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन। हम असूत्री विभाजन की अंग्रेजी देखें तो इसे कहते हैं एमिटोसिस। क्या कहते हैं इसे? एमिटोसिस। अगर समसूत्री विभाजन को देखें तो इसकी अंग्रेजी होती है मीटोसिस, और अगर अर्धसूत्री विभाजन की देखें तो ये आपका होता है मियोसिस। अर्धसूत्री यहां पे आई होता है, मियोसिस। इसकी अंग्रेजी क्या होती है आपकी? मियोसिस। यानी कि एमिटोसिस और मेटोसिस और मियोसिस। असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। कोशिका का विभाजन 3 प्रकार से होता है, जिसका पहला नंबर है असूत्री विभाजन। तो देखिए, असूत्री विभाजन जो है यह क्या होती है, जो कि जल्दी से टूटने वाली कोशिकाएं होती हैं, जैसे कि शैवाल हो गया, जैसे कि आपका ईस्ट हो गया, जैसे कि आपके जीवाणु हो गए, जैसे आपके कवक हो गए। तो इनमें क्या होता है? असूत्री विभाजन होता है। अब असूत्री विभाजन कैसे होता है? असूत्री विभाजन देखिए क्या होता है कि जैसे एक आपकी यह क्या है, कोशिका है, यह क्या है, कोशिका है, और यह धीरे धीरे क्या करने लगती है, अपने आकार में यह क्या होने लगती है, चपटा होना शुरू होने लगती है। यानी कि यह कोशिका धीरे धीरे इस प्रकार का आकार लेने लगती है। यह बीच से क्या होने लगती है, चपटी होने लगती है, और यह बीच में क्या होती जाती है, धीरे धीरे करके यह बीच में चपटी ज्यादा होती जाती है, चपटी होती जाती है, और एक समय ऐसा आता है, एक समय ऐसा आता है कि यह इस प्रकार से संरचना ले लेती है, और यह बीच से क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, और यह 2 कोशिकाओं में, एक कोशिका और 2 कोशिका, 2 कोशिकाओं में क्या हो जाती है, टूट जाती है। तो जो असूत्री विभाजन होता है ना, यह थोड़ी सी आसान सी प्रक्रिया है। इसमें बस यही होता है कि जो आपकी कोशिका है एक समय के पश्चात धीरे धीरे क्या करने लगती है, पिचकना शुरू कर देती है, और धीरे धीरे पिचकते जाती है, पिचकते जाती है, और अंत में चल करके इतना पिचक जाती है कि यह 2 ध्रुवों में बढ़ जाती है, जिससे 2 कोशिकाओं का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। अब यह दोनों जीवित कोशिकाएं एक से कितनी हो गई, 2। अब फिर ऐसे ही जल्दी जल्दी होता जाता है। फिर क्या हो गई, 2 कोशिकाएं हो गई, फिर दोनों कोशिकाएं पचकना शुरू कर देंगी, तो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस प्रकार से धीरे धीरे क्या करने लगती हैं, बढ़ती जाती हैं, जो कि क्या होता है, असूत्री विभाजन। इसे हम क्या कहते हैं, असूत्री विभाजन, जो कि आसान सी प्रक्रिया है। अब आइए देखते हैं हम समसूत्री विभाजन को, यानी मेटोसिस को। अगले क्रम में जो हमारा टॉपिक है वह है समसूत्री विभाजन, यानी कि मेटोसिस। अब देखिए मेटोसिस क्या होता है, आप जानते हैं, हमने आपको पढ़ाया है कोशिका। हमने आपको पिछले पाठों में क्या पढ़ाया है, कोशिका, और कोशिका के बारे में हमने आपको अच्छे से बताया है बहुत सारी चीजें, कि इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे एक आपका होता है केंद्रक, एक क्या होता है, केंद्रक, और दूसरी चीज क्या, इसमें एक प्रकार का क्या भरा होता है, द्रव्य भरा होता है, जिसे हम कहते हैं कोशिका द्रव्य। दूसरा एक होता है इसमें गोल्जी बॉडी, इसमें क्या होता है, गोल्जी बॉडी होता है। इसमें क्या होता है, आपका क्रोमोसोम होता है। इसमें क्या होता है, सेंट्रोसोम होता है, क्रोमोसोम होता है, सेंट्रोसोम होता है, लाइसोसोम होता है। यानी कि कोशिका में कई चीजें होते हैं। तो अब देखिए समसूत्री विभाजन का मतलब क्या है। विभाजन का मतलब, विभाजन जब भी आएगा, सेल डिवीजन जब भी आएगा, तो कोशिका हमेशा कितनी भागों में टूटेगी, 2 भागों में टूटेगी। तो वह तो हमारा पिछला वाला असूत्री विभाजन था, उसमें कोई नियम रूल नहीं था। कोशिका धीरे से क्या करती थी, पचकती थी और अलग हो जाती थी, पचकती थी और अलग हो जाती थी। लेकिन यहां क्या है, समसूत्री। समसूत्री का मतलब यह है कि अगर इसके पास
इसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या अगर मान लेते हैं कितना है 50 है, तो इसके डिवीजन होने के पश्चात, इसके दो भागों में टूटने के पश्चात इसकी जब दो कोशिकाएं बनेंगी तो दोनों में जो गुणसूत्र होंगे कितने होंगे, 50-50 ही होना चाहिए। जैसे अगर दो भाइयों के मध्य बंटवारा होता है तो सही बंटवारा उसे माना जाता है कि अगर उसके हिस्से में अगर जितना एक भाई के हिस्से में जितना चीज दिया गया सेम उतना ही चीज दूसरे भाई के भी हिस्से में होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से यहां पे भी कुछ बंटवारा होता है, क्योंकि समसूत्री यानी कि समान सूत्रों का बंटवारा, समसूत्री विभाजन का मतलब समान सूत्रों का बंटवारा, इसमें जितने गुणसूत्र हैं उन सारे गुणसूत्रों का समान रूप से बंटवारा करना ही क्या कहलाता है, समसूत्री विभाजन। अब यह विभाजन देखिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है। जैसे जब आपको चोट लगती है, आपको घाव लग जाती है, तो उस घाव को हम किस विभाजन के द्वारा भरा जाता है, समसूत्री विभाजन के द्वारा। यह कायिक कोशिकाओं में होती है, जो कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक प्रकार के जो भी कोशिकाएं होती हैं, जो भी जीव होते हैं, उनके अंदर होती है कौन सी, समसूत्री विभाजन। अब देखिए यह थोड़ी सी, क्या हमने बताया कि यह थोड़ी सी जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि सबको क्या करना है, समान बांटना है। अब समान बांटने के लिए इसके पास जैसे अगर केंद्रक है तो इसको अगर दो भागों में बांटना है, तो चूंकि समान बांटना है तो इसके पास केंद्रक भी डबल होना चाहिए, गाल्जी बॉडी भी डबल होना चाहिए, क्रोमोसोम भी डबल होना चाहिए और आपका सेंट्रोसोम भी डबल होना चाहिए। मतलब जितने भी चीजें इसमें हैं सब क्या होनी चाहिए, डबल डबल होनी चाहिए। सब क्या होनी चाहिए, डबल डबल होनी चाहिए। तो सबसे पहले समसूत्री विभाजन करने के लिए चीजें सबसे पहले यह क्या करता है, तैयारी करता है। तैयारी में क्या करता है, सभी चीजों को क्या करता है, डबल डबल करने का तैयारी करता है। जैसे अगर इस कोशिका का क्या करना है, विभाजन करना है, तो यह विभाजन कुछ स्टेप को फॉलो करता हुआ कंप्लीट होता है। यह विभाजन कुछ स्टेप को फॉलो करता हुआ कंप्लीट होता है, जिसका पहला है आपका इंटरफेज। पहला इसका क्या है, इंटरफेज है। पहला इसका क्या है, इंटरफेज, जिसकी हिंदी होती है पूर्वावस्था। इंटरफेज को हम क्या कहते हैं, पूर्वावस्था कहते हैं। तो सबसे पहला इसमें होता है इंटरफेज। और दूसरी चीज, एक चीज और आप नोट पॉइंट में करके लिखिए और कमेंट में भी लिखिए कि जो सेल का समसूत्री विभाजन होता है वह 24 घंटे में क्या होता है, पूर्ण होता है। सेल का जो समसूत्री विभाजन है वह कितने देर में पूरा होता है, 24 घंटे में कंप्लीट होता है। अब देखिए जो इसका फर्स्ट स्टेप है यानी कि पूर्वावस्था है, इंटरफेज है, इस इंटरफेज में जैसे अगर इसमें टोटल कितना समय लग रहा है, 24 घंटे, तो इसका 23 घंटा, इसका 23, बाकी का 23 घंटा किसमें होता है, इंटरफेज में होता है। 23 घंटा किसमें लगता है, इंटरफेज में लगता है। इंटरफेज क्या है, यह कोशिका विभाजन के लिए तैयारी करता है। कोशिका विभाजन के लिए क्या करता है, तैयारी करता है, और इस तैयारी में इसको बहुत ज्यादा समय लगता है, यानी कि इसका अधिकतम समय 95% समय किस में लग जाता है, आपके इंटरफेज में लग जाता है, पूर्वावस्था में लग जाता है। और इंटरफेज में किसका डिवीजन होता है, किसका विभाजन होता है, तो इसमें क्रोमोसोम का विभाजन होता है। क्रोमोसोम या इसको हम कहते हैं डीएनए। क्रोमोसोम और डीएनए का इसमें क्या होता है, विभाजन होता है। देखिए क्रोमोसोम जो है यह क्या है, एक बहुत प्रकार की जटिल संरचना है ना, बहुत छोटी सी इकाई है। स्पर्म ओवम आप ये पढ़े हैं ना, जिससे जीन कहते हैं हम, तो इसका क्या होता है, विभाजन होता है किसमें, इंटरफेज में, जो कि सबसे अधिक समय लेता है। तो समसूत्री विभाजन में, सेल डिवीजन में का सबसे पहला स्टेप जो है वह क्या है, इंटरफेज है, पूर्वावस्था है, जिसमें किसका विभाजन होता है, क्रोमोसोम और डीएनए का विभाजन होता है। और यह जो है आपके डिवीजन का सबसे अधिक समय लेता है, लगभग 95% भाग लेता है, जिसमें से 23 घंटा लेता है। और बाकी का जो 1 घंटा बचा उसमें सारे स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं। जैसे दूसरा में आपका क्या है, प्रोफेज है। दूसरा में आपका प्रोफेज है, जिसकी हिंदी होती है मध्यावस्था। जिसकी हिंदी क्या होती है, मध्यावस्था होती है। और प्रोफेज में देखिए, प्रोफेज टोटल इसमें कितने स्टेप होते हैं, 5 स्टेप होते हैं। तो एक स्टेप जो पहला स्टेप है इंटरफेज, उसमें तो 23 घंटे का समय लगता है, और बाकी जो 4
डिवीजन और हैं, 4 स्टेप और हैं, वह 1 घंटे में पूरे क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। तो दूसरा स्टेप आपका क्या है, प्रोफेज, जिसे हम कहते हैं मध्यावस्था। अब मध्यावस्था में किसका विभाजन होता है, केंद्रक का। मध्यावस्था में किसका विभाजन होता है, आपके केंद्रक का विभाजन होता है। और तीसरा नंबर जो है आपका मेटाफेज, मेटाफेज। तो तीसरा नंबर जो आपका है मेटाफेज, उसका मतलब क्या होता है, पश्चावस्था। इसकी हिंदी क्या होती है, पश्चावस्था। मेटाफेज का मतलब क्या होता है, पश्चावस्था। और इसमें किसका निर्माण होता है, तुर्क धागा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, तुर्क धागा। अब देखिए तुर्क धागा क्या होता है, जैसे अगर इसमें डिवीजन होना है तो इसमें सब कुछ क्या हो गए, 2-2 की संख्या में हो गए। अब इसमें एक ऐसे धागा का निर्माण होगा, जैसे अगर इस धागे को हम इसके बीच में क्या कर दें, बांध दें, इस धागे को बीच में बांध दें, तो इसके आधे चीज ऊपर हो जाएंगे और आधे चीज ऊपर नीचे हो जाएंगे। जैसे बंटवारा किया तो एक भाई के बंटवारे का जो जितना भी सारा सामान था उसको हमने एक साइड में कर लिया, और दूसरे भाई के जो बंटवारे का सामान था उसको हमने क्या कर लिया, दूसरे भाग में कर लिया। और एक ऐसे बॉर्डर का निर्माण कर दिया कि इसका सामान अब इधर ना आए और इसका सामान अब इधर ना जाए। तो यानी कि एक ऐसे ही प्रकार के बॉर्डर का निर्माण हो जाता है, जिसे हम कहते हैं क्या, तुर्क धागा कहते हैं। तो तीसरे नंबर मेटाफेज यानी कि पश्चावस्था में क्या किसका निर्माण होता है, तुर्क धागा का निर्माण होता है। और चौथा जो आपका है एनाफेज है, जिसे हम कहते हैं अंत्यावस्था। जिसे हम क्या कहते हैं, अंत्यावस्था कहते हैं। और इसमें कोशिका ध्रुव का विभाजन होता है। इसमें किसका विभाजन होता है, कोशिका ध्रुव। अब देखिए यह कोशिका ध्रुव क्या होता है, जब इसमें हमने क्या कर दिया, धागा बांध दिया। अब यह कोशिका क्या होती है, इस प्रकार से 2 ध्रुवों में बंट जाती है। यह कोशिका क्या होती है, यहाँ पे बीच में हमने क्या क्या बना दिया है, धागा बांध दिया है। तो यह कोशिका 2 ध्रुवों में बंट जाती है, जिसका एक ध्रुव यहाँ हो गया और एक ध्रुव यहाँ हो गया। और नंबर 5 में आपका होता है टीलोफेज। नंबर 5 में क्या होता है आपका, टीलोफेज, जिसमें हमारा क्या हो जाता है, विभाजन पूर्ण हो जाता है। विभाजन पूर्ण हो जाता है। अंतिम चरण में हमारा क्या आता है, टीलोफेज, जिसमें विभाजन पूर्ण हो जाता है। इसके पहले जो आपका एनाफेज था उसमें यह कोशिका 2 ध्रुवों में बट गई, और टीलोफेज अंतिम में क्या हो जाता है, यहां से यह कोशिका क्या हो जाती है, कट जाती है। तो एक कोशिका ये हो गई और दूसरी कोशिका ये हो गई, यानी कि अंततः आपकी यह जो कोशिका है 2 भागों में बट गई। अब इसके पास भी केंद्रक है, इसके पास भी गोल्गी बॉडी है, क्रोमोसोम है, सेंट्रोसोम है, सब कुछ इसके पास भी है और सब कुछ इसके पास भी है। इस प्रकार से यहां पर 2 कोशिकाओं का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो ठीक जब हमें चोट लगती है, जब हमें घाव होता है, तो क्या होती हैं, जो इसके आसपास की कोशिकाएं हैं उनमें इसी तरह से क्या होने लगता है, विभाजन होने लगता है, और कोशिकाओं का क्या होने लगता है, निर्माण होने लगता है। नई नई कोशिकाएं बनने लगती हैं, जिससे हमारा घाव भरना शुरू हो जाता है, जिससे हमारे शरीर में वृद्धि, विकास, ग्रोथ एवं डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हम समसूत्री विभाजन को समझ सकते हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वह है अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस। अब देखिए जो मियोसिस होता है यह हमेशा केवल जनन कोशिकाओं में ही होता है। किसमें होता है, जनन कोशिकाओं में होता है, और इसी के आधार पर हम भ्रूण का निर्धारण करते हैं कि लड़का है या लड़की है। तो आइए हम समझते हैं किसको, अर्धसूत्री विभाजन को। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि यह हमेशा किसमें होता है, जनन सेल में होता है। किसमें होता है, जनन सेल में, यानी सेक्स सेल में ही केवल क्या देखने को मिलता है, अर्धसूत्री विभाजन। और दूसरी चीज कि जो लैंगिक प्रजनन होता है उसी में केवल यह होता है। अब देखिए जो जनन सेल है उसमें क्या क्या आ जाएगा, एक तो आपका आ जाएगा जैसे नर का युग्मक, एक तो आपका आ जाएगा क्या, मेल जेमेट, और दूसरा आपका आ जाएगा फीमेल जेमेट। दूसरा आपका क्या आ जाएगा, फीमेल जेमेट। तो जो मेल जेमेट होता है वह क्या होता है, आपका स्पर्म होता है। मेल जेमेट क्या होता है, आपका स्पर्म होता है, और जो फीमेल जेमेट यानी कि मादा युग्मक जो होता है वह क्या होता है, ओवम होता है। मादा युग्मक क्या होता है, आपका ओवम होता है। अब देखिए हमने क्या बताया कि जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वह केवल जनन सेल में, जनन कोशिका में ही होता है। अब जनन कोशिका क्या होती है, जनन यानी कि जो प्रजनन
करती हैं। तो प्रजनन कौन कौन सी कोशिकाएं करती हैं लैंगिक प्रजनन में? तो मेल का जेमेट जो कि स्पर्म होता है और फीमेल का जेमेट जो कि ओवम होता है। स्पर्म और ओवम का मिलना ही क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। अब देखिए, तो यानी कि स्पर्म और ओवम का जब मिलन होता है तभी उसमें क्या होगा? आपका अर्धसूत्री विभाजन होगा। अब अर्धसूत्री विभाजन क्या है? जैसा कि आपको नाम से ही स्पष्ट है, अर्धसूत्री यानी कि जो भी सूत्र हैं, जो भी गुणसूत्र हैं, उन गुणसूत्रों का केवल आधा ही डिवीजन होगा। जैसे अगर आपके पास कितने गुणसूत्र हैं? 60 गुणसूत्र हैं। अब इस 60 गुणसूत्रों में का अगर यहाँ पे 2 कोशिकाओं में विभाजन होगा तो केवल 30-30 ही इसके पास आ पाएंगे। किसके पास आ पाएंगे? 30-30 ही इसके पास आ पाएंगे। अब देखिए, जो आपका मेल होता है, मेल का मतलब नर, मेल का मतलब नर, जो आपका नर होता है और जो आपकी फीमेल होती हैं, फीमेल यानी कि मादा, मादा में जो गुणसूत्र होते हैं और नर में गुणसूत्र होते हैं, कितने होते हैं? 23 जोड़ा। कितने होते हैं? 22 प्लस 1 जोड़ा, 22 प्लस 1 जोड़ा यानी कि 23 जोड़ा। अभी एक जोड़े के बारे में बताएंगे। और जो मेल में भी होता है वह कितना होता है? 22 प्लस 1 जोड़ा यानी कि 23 जोड़ा गुणसूत्र नर के पास होता है और 23 जोड़ा गुणसूत्र मादा के पास होता है। 23 जोड़ा है, 23 जोड़े में कितने हो जाएंगे? 46। और इसमें भी कितने हो जाएंगे? टोटल 46 गुणसूत्र। अब देखिए, हमने 22 और 1 इस प्रकार से क्यों लिखा है? इस प्रकार से इसलिए लिखा है कि जो यह 22 गुणसूत्र मेल के पास है और जो यह 22 गुणसूत्र फीमेल के पास है, ये दोनों क्या होते हैं? 22 जोड़ी। 22 जोड़ी का मतलब यहाँ पे इसको हम सीधे सीधे यहाँ पे कितना लिख दे रहे हैं? 44। 22 जोड़ी का मतलब कितना? 44। यानी कि इसके टोटल कितने हैं? 46। 23 जोड़ा है यानी कि 46, जिसमें से 44 गुणसूत्र मेल के और 44 गुणसूत्र फीमेल के, दोनों क्या हैं? एक समान हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। यानी कि यह 44 मेल के और यह 44 फीमेल के क्या है? एक समान है। अब जो इस नर का एक आखिरी जोड़ा गुणसूत्र हैं जिन्हें हम कहते हैं जनन, जिसे हम क्या कहते हैं? जनन गुणसूत्र। इसे हम क्या कहते हैं? जनक गुणसूत्र। तो जो नर का 23वां जोड़ा वाला गुणसूत्र होता है उसमें एक X होता है और एक क्या होता है? Y होता है। उसी प्रकार से जो मादा का 23वां यानी कि अंतिम जोड़ा गुणसूत्र होता है वह क्या होता है? XX होता है। पुरुष का एक X और एक Y और मादा में दोनों क्या होते हैं? X होते हैं। अब हमने आपको बताया कि जब इनके कोशिका का विभाजन होगा तो इसके केवल आधा, चूंकि अर्धसूत्री विभाजन है ना, तो इसके आधा ही गुणसूत्र, अगर 46 गुणसूत्र हैं तो केवल 23 गुणसूत्र ही क्या करेंगे? फर्टिलाइजेशन करेंगे, निषेचन करेंगे। इसमें अगर 46 गुणसूत्र हैं तो केवल 23 गुणसूत्र ही क्या करेंगे? फर्टिलाइजेशन करेंगे, निषेचन करेंगे। अब देखिए, इसी में खेल है कि लड़का कब बनेगा और लड़की कब बनेगी। अब आइए देखते हैं, क्योंकि यह 22 गुणसूत्र तो आएंगे ही आएंगे, 22 गुणसूत्र इसके और 22 गुणसूत्र इसके, ये 22 तो दोनों में सेम सेम है, तो 22 इसके आ गए, 22 इसके आ गए, यानी कि कितने गुणसूत्र यहां आ गए? 22 इसके आ गए और 22 इसके आ गए। अब अंतिम वाला एक जोड़ा है, इसमें 2 प्रायिकता बन जाती है। इसमें तो दोनों x x ही हैं, तो इसके साथ तो हमेशा क्या आएगा? x ही आएगा। इसके साथ हमेशा क्या आएगा? x ही आएगा। लेकिन यहां पर क्या है? एक x है और दूसरा क्या है? y है। तो यहां पे 2 प्रायिकता बन जाती है, या तो इसके साथ एक बार में x आ जाए या तो इसके साथ में एक बार में क्या आ जाए? y आ जाए। तो देखिए, यहां पे 2 प्रायिकता बन रही है। तो सबसे पहला चीज कि 22 गुणसूत्र इसका जो कि आना ही आना है, 22 गुणसूत्र इसका जो कि एकदम आना ही आना है। और दूसरी चीज कि इसमें तो दोनों x हैं, तो चाहे ax आ जाए चाहे ये वाला x आ जाए, आना इसमें क्या है? x ही है। लेकिन इसमें जो है एक x है और दूसरा क्या है? y है। तो इसमें एक आना एक ही है। इन दोनों में से आना कितना है? एक ही है। तो चाहे तो x आ जाए और चाहे तो y आ जाए। तो एक कंडीशन ऐसा बना जिसमें 22 के साथ क्या आया? x आया, और इसमें तो खैर x आना ही आना है। और इसका जो दूसरा कंडीशन है, दूसरा कंडीशन क्या बनेगा? ये तो 22 इसमें भी आना है और ये 22 इसमें भी आना है, ठीक है। तो यानी कि 22 प्लस 22 को तो आना ही आना है,
22 प्लस 22 को तो आना ही आना है। अब इसमें से एक x आया है तो अब की बार इसके पास क्या जाएगा, अब की बार इसके पास क्या जाएगा, y जाएगा। और इसके पास क्या आना है, इसके पास तो x ही आना है। अब यहां पे देखिए दो कंडीशन बने, इसके साथ क्या आ गए, x और x, 22 के साथ x और इसके भी 22 के साथ x। यहां पे क्या आया, नर के 22 के साथ y और जो मादा है उसके 22 के साथ x, इसके साथ तो x ही आना है। तो यहां पर दो चीजें बन गई। अब देखिए जब कभी भी दोनों में x x आ जाएगा, देखिए इसमें क्या है कि 22 तो आपका आना ही आना है, तो 22 से मतलब है नहीं, केवल आप जनक गुणसूत्र जो हैं, जनन गुणसूत्र हैं, जो जनन गुणसूत्र हैं, केवल उस पर ध्यान दीजिए। अब इसमें इसका तो x आएगा ही आएगा, हर कंडीशन में जो मादा है उसका x ही आएगा क्योंकि उसके पास y होता ही नहीं है। अब इसके पास क्या है कि एक बार में x आएगा और दूसरी बार में क्या आएगा, y आएगा, यानी कि इसमें से या तो x आ जाए या तो y आ जाए। तो जब कभी भी नर का x और मादा का x यानी कि दोनों का x जब आता है तो वहां क्या बनती है, वहां संतान बनती है लड़की, वहां संतान क्या बनती है, लड़की बनती है। और जब कभी भी नर का y और मादा का x, इन 22 गुणसूत्रों के साथ नर का y और मादा का x जब कभी भी आता है तो जो संतान बनती है वह क्या बनती है, लड़का बनती है। जो संतान बनती है वह क्या बनती है, लड़का बनती है। तो इस प्रकार से लिंग का निर्धारण किया जाता है। अगर उनके अगर आपके गुणसूत्र XX आ रहे हैं तो लड़की है, और अगर XY आ रहे हैं तो उसमें क्या है, आपका लड़का है। तो इस प्रकार से गुणसूत्रों का निर्धारण किया जाता है। तो देखिए ये जो आपके 22 गुणसूत्र हैं, यानी कि जो इसके 44 और इसके 44 गुणसूत्र हैं, इसे हम कहते हैं एलोसोम। इसे हम क्या कहते हैं, एलोसोम। इसे हम कहते हैं एलोसोम। और जो इसका आखिरी जोड़ा गुणसूत्र है इसे कहते हैं हम आटोसोम। आटोसोम, एलोसोम, आटोसोम। जो आपका एलोसोम है यानी कि जो यह 44 गुणसूत्र है, यह 44 गुणसूत्र क्या करता है, शरीर का निर्माण कराता है। यानी कि इसमें से जो यह 22 गुणसूत्र जो मिल रहे हैं, 22 मेल के और 22 फीमेल के, 22 ये जो गुणसूत्र मिल रहे हैं, यानी कि जो एलोसोम 22 मिल रहे हैं, इसमें किसका निर्माण होगा, इसमें किसका निर्माण होगा, भ्रूण के शरीर का निर्माण होगा। इसमें भ्रूण के क्या होगा, शरीर का निर्माण होगा। और ये जो आटोसोम इसके मिल रहे हैं, आटोसोम के द्वारा किसका निर्माण होगा, लिंग का निर्धारण होगा, लिंग का निर्माण होगा। यानी भ्रूण के अंदर जो आपका आटोसोम है, आटोसोम के द्वारा किसका निर्माण होगा, लिंग का निर्माण होगा। और जो आपके एलोसोम है, यानी कि ये जो 22 गुणसूत्र हैं, 44 गुणसूत्र मिल जा रहे हैं, इनसे आपका क्या होगा, शरीर का निर्माण होगा। ठीक उसी प्रकार से यहां भी ये जो 22 गुणसूत्र हैं, इनसे क्या होगा, शरीर का निर्माण होगा। और जो यहां पे आटोसोम जो हैं, आटोसोम में क्या, मेल के Y और फीमेल के X जो हैं, इनसे क्या होगा, लिंग का निर्माण होगा। अब इसमें देखिए क्या बनेगा, इसमें लड़की बनेगी। लिंग का निर्धारण इसमें क्या होगी, लड़की बनेगी, क्योंकि दोनों क्या है, X है और इसमें एक Y है और एक X है, तो इसमें लिंग क्या बनेगा, लड़का बनेगा। अब देखिए यानी कि मेल बनेगा। अब देखिए एक चीज और बात है कि यहां पे Y जो है, लड़का किससे बन रहा है, Y से। अब मादा में क्या Y है, क्या नहीं है, Y किस में है, आपके नर में है। यानी कि जो बालक बनाने की जो प्रवृत्ति है वह केवल किसके पास है, नर के पास है। यानी किसी भी महिला को, किसी भी मादा को, किसी भी फीमेल को अगर लड़की कंटिन्यू होती जा रही है तो इसमें जो फीमेल है उसकी कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि उसके पास लड़का बनाने का कोई गुण तो है नहीं, क्योंकि उसके पास कौन से गुणसूत्र हैं, XX गुणसूत्र हैं। और लड़का बनाने वाला जो गुणसूत्र है वह किसके पास है, नर के पास है। तो उसमें लड़कियों की कोई कमी नहीं होती। लेकिन हमारे समाज की बहुत बुरी प्रथा है कि अगर किसी को ऐसा हो रहा है कि लड़की होते जा रही है तो तुरंत कहेंगे कि दूसरी शादी कर लो तो क्या हो जाएगा, आपको लड़का हो जाएगा। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लड़का बनाने का जो गुण है वह केवल किसके पास है, एक लड़के के ही पास है, एक नर के ही पास है। तो इस प्रकार से
हमारा क्या होता है, लिंग का निर्धारण होता है। आइए शॉर्टकट में एक बार फिर से बता दें कि अर्धसूत्री विभाजन में आधा गुणसूत्र मेल के जाते हैं और आधा गुणसूत्र किसके जाते हैं, फीमेल के जाते हैं, जो कि 46 गुणसूत्र मेल के पास होते हैं, 46 गुणसूत्र आपके फीमेल के पास होते हैं, जिसमें से 44 गुणसूत्र तो नॉर्मल होते हैं, इसमें भी 44 गुणसूत्र नॉर्मल होते हैं। जो अंतिमवा जोड़ा होता है, यानी कि जो दो इसके पास गुणसूत्र और होते हैं, वे क्या कहलाते हैं, जनन गुणसूत्र। जो इसके अंतिम वाले दो गुणसूत्र होते हैं उसे क्या कहते हैं, जनन गुणसूत्र कहते हैं। अब जब क्या होता है, इन दोनों का मिलन होता है, स्पर्म और ओवम का जब मिलन होता है, तो उसमें 22 गुणसूत्र किसके आ गए, मेल के समान वाले, और 22 गुणसूत्र फीमेल के समान वाले, जिसे हम कहते हैं एलोसोम, जिसे हम क्या कहते हैं, एलोसोम। तो ये जो एलोसोम है, एलोसोम मिल करके, यानी कि ये 44 एलोसोम मिल करके किसका निर्माण करते हैं, मनुष्य के शरीर का निर्माण करते हैं। और जो दो ऑटोसोम हैं, वे ऑटोसोम क्या करते हैं, लिंग का निर्धारण करते हैं। जो दो ऑटोसोम हैं वे क्या करते हैं, लिंग का निर्धारण करते हैं, जिसमें से अगर XX आता है तो लिंग क्या हो जाएगी, लड़की, और अगर Y और X आता है, XY आता है, तो लिंग क्या हो जाएगा, आपका लड़का। तो इस प्रकार से हम अर्धसूत्री विभाजन को समझ सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि कभी कभी होता ऐसा है कि जो 46 गुणसूत्र किसी लड़का में या किसी लड़की में आनी चाहिए, वह 46 में से कभी कभी होता ऐसा है कि कभी कभी बाई द वे 45 किसी कारण बस आ जाता है, और कभी कभी होता ऐसा है कि 46 के जगह कितना हो जाता है, 47 हो जाता है, जिसे हम कहते हैं सिंड्रोम, जिसे हम क्या कहते हैं, सिंड्रोम। तो आइए मैं उसको भी समझा देता हूं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए हमने क्या बताया कि जो आपके क्रोमोसोम हैं, उन क्रोमोसोम में होने वाले अनियमितता के कारण, वो क्रोमोसोम जैसे अगर 46 आना है, उस 46 में अगर किसी प्रकार की अनियमितता हो गई, यानी 45 हो गया या 47 हो गया, तो उससे जो बनने वाला दोष है उसे हम क्या कहते हैं, सिंड्रोम। आइए इसी बात को लिख लेते हैं हम एक नोट्स के माध्यम से। क्या लिख लेंगे कि गुणसूत्रों में, तो हमने लिखा है कि गुणसूत्रों में होने वाली अनियमितता क्या कहलाती है, सिंड्रोम कहलाती है। अब देखिए यह अनियमितता कैसे कैसे होती है। सबसे पहला अनियमितता ऐसा होता है कि जब क्या हो जाते हैं, 45 गुणसूत्र जाते हैं, 46 के जगह पर जब 45 गुणसूत्र जाते हैं तो गुणसूत्रों में होने वाली इस अनियमितता को हम कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। इसे हम क्या कहते हैं, टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। अब इन टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, यह टर्नर सिंड्रोम जो होता है वह किस में होता है, केवल व केवल फीमेल में होता है। किस में होता है, केवल व केवल किस में होता है, फीमेल में होता है। और इस सिंड्रोम के कारण क्या देखने को मिलता है, औरतों के अंदर, फीमेल्स के अंदर बांझपन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, बांझपन देखने को मिलता है। यानी कि ऐसी फीमेल जिसमें क्या हो, टर्नर सिंड्रोम हो, यानी कि उसमें केवल 45 ही गुणसूत्र हो, 46 ना हो, तो ऐसी फीमेल्स को क्या देखने को उसके अंदर मिलेगा, बांझपन, यानी उसमें बच्चा पैदा करने का गुण नहीं होगा। और दूसरे क्रम में कितना चला जाता है, 47। अब देखिए जो 47 गुणसूत्र होता है ना, वह 3-4 प्रकार का सिंड्रोम बनाता है। 47 गुणसूत्र जो होता है वह कितने प्रकार का सिंड्रोम बनाता है, 3 प्रकार का सिंड्रोम बनाता है। जिसमें से जो आपका, अगर पहला सिंड्रोम को अगर देखें 47 वाले में से, यानी कि 46 के जगह पे कितना चला गया है, इसमें 47 चला गया है, तो इसे हम कहते हैं क्लीनी फिल्टर सिंड्रोम। इसे हम क्या कहते हैं, क्लीनी फिल्टर कहते हैं। अगर 47 आ जाए तो हम क्या कहते हैं, क्लीनी फिल्टर कहते हैं। तो देखिए 47 अगर आ जाए तो वहां पे क्लीनी फिल्टर सिंड्रोम होता है, डाउनस सिंड्रोम होता है, और आपका पटाउस सिंड्रोम होता है। 3 प्रकार का सिंड्रोम यहां पे देखने को मिलता है। कौन कौन सा, आपका क्लीनी फिल्टर, डाउनस, पटाउस। यानी कि अगर 47 गुणसूत्र अगर आपके आ गए हैं तो वहां पे क्या होगा, क्लीनी फिल्टर सिंड्रोम होगा। 47 गुणसूत्र आ गए हैं तो उसमें डाउनस सिंड्रोम देखने को मिलेगा, और 47 अगर आ गए हैं आपके गुणसूत्र तो उसमें पटाउस सिंड्रोम भी देखने को मिलेगा। अब देखिए जो क्लीनी फिल्टर होता है यह केवल किसमें होता है, मेल के अंदर होता है। क्लीनी फिल्टर सिंड्रोम किसके अंदर होता है, मेल के अंदर होता है। और जिस मेल के अंदर क्लीनी फिल्टर सिंड्रोम होता है वह क्या हो जाते हैं, नपुंसक हो जाते हैं।
क्या हो जाते हैं, नपुंसक हो जाते हैं। आपने देखा होगा ना ट्रेन वगैरह में जो नपुंसक लोग होते हैं जो कि क्या करते हैं, पैसा मांगने आ जाते हैं, वे क्या क्या होते हैं, नपुंसक होते हैं। तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें क्लीनीफिल्टर सिंड्रोम हो जाता है। वह गुणसूत्रों की अनियमितता के कारण होता है। उनमें होता यह है कि जहां पे 46 गुणसूत्र जाना चाहिए था वहां पे क्या कितना चला गया है, 47 गुणसूत्र देखने चला गया है, जिससे उनके अंदर नपुंसकता का गुण देखने को मिलता है। ये ना तो पुरुष के अंतर्गत आते हैं और ना ही स्त्री के अंतर्गत आते हैं, ना ही मेल के अंतर आते हैं और ना ही फीमेल के अंदर आते हैं। ये क्या होते हैं, नपुंसक होते हैं, ना तो मेल ना तो फीमेल। अब जो देखिए डाउनस सिंड्रोम है, अगर 47 गुणसूत्र चले गए हैं तो जिसमें डाउनस सिंड्रोम देखने को मिलेगा उसमें मेल में भी आपको देखने को मिलेगा, फीमेल में भी देखने को मिलेगा। किसमें किसमें देखने को मिलेगा, मेल में भी और फीमेल में भी। और जो आपका डाउनस सिंड्रोम है, डाउनस सिंड्रोम के कारण बेडौल शरीर हो जाता है, बेडौल शरीर हो जाता है। बेडौल शरीर का मतलब टेढ़ा मेढ़ा, या इसको हम कह सकते हैं कुबड़। कभी कभी किसी का हो जाता है ना कुबड़, जो प्रभु भगवान श्री रामचंद्र जी को वन भेजवाई थी, यानी कि जो माता कैकेयी की दासी थी मंथरा, मंथरा क्या थी, कुबड़ी थी। उसके पीठ पे क्या हुआ था, कुबड़ निकल गया था एक घड़े के समान। तो वह किसमें होता है, डाउनस सिंड्रोम के कारण होता है। क्या हो जाता है, बेडौल शरीर हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, कुबड़ आदि निकल जाता है। और जो पटाउस सिंड्रोम होता है यह भी मेल के भी अंदर होता है और फीमेल के भी अंदर होता है। और जिसके अंदर पटाउस सिंड्रोम होता है उसके होंठ क्या होते हैं, होंठ कटे होते हैं। होंठ क्या होते हैं, कटे होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके होंठ क्या होते हैं, आधा होंठ ही गायब होता है या होंठ पूरे क्या होते हैं, कटे हुए होते हैं। तो वह किसके अंदर अंतर्गत होता है, पटाउस सिंड्रोम के कारण होता है। तो जो आपका गुणसूत्रों की अनियमितता के कारण जो चीज हमें देखने को मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, सिंड्रोम कहते हैं, जिसके कारण बांझपन, नपुंसकता, बेडौल शरीर, होंठ का कटना इत्यादि अंतर हमारे शरीर में देखने को मिलते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।